सभी को नमस्कार। घर पर प्राप्त होने वाले द हिंदू समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ का एक विस्तृत लेख आपके समक्ष है, जिसका शीर्षक है गेटिंग अहेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस, अर्थात संवैधानिक सिद्धांतों से आगे जाना। इसके विद्वान लेखक हैं पूर्व महासचिव लोकसभा श्री PDT आचार्य। यह बहुत महत्वपूर्ण लेख है। आइए अपने ज्ञान में वृद्धि, अंग्रेजी व हिंदी शब्दकोश में सुधार तथा प्रतियोगी विद्यार्थियों के एकेडमिक उद्देश्यों के लिए इस लेख को ध्यान से पढ़कर समझते हैं। 24 जुलाई 2020 का राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों के विरुद्ध आरंभ की गई दल बदल कार्रवाई एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग पर स्थगन आदेश स्टे प्रदान किया है। इस परिस्थिति में गंभीर संवैधानिक मुद्दे उठ खड़े हुए हैं। एक साधारण याचिका, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा असंतुष्ट विधायकों को जारी किए गए नोटिस की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, वह साधारण याचिका बहुत जटिल प्रश्न के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई कि दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची में है, उस 10वीं अनुसूची के उपबंध 21A की संवैधानिकता को चुनौती मिली। असंतुष्ट विधायकों की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ताओं ने बहुत बड़े प्रश्न माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। द हिंदू का उपशीर्षक सब हेडिंग है स्टेइंग द स्पीकर्स एक्शन, विधानसभा अध्यक्ष की कार्यवाहियों पर स्थगन। याचिका में आरंभ में साधारण प्रश्न उठाया गया कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा असंतुष्ट विधायकों को जारी नोटिस विधि की दृष्टि से असंगत, बैड इन लॉ है तथा इन नोटिसों को निरस्त अर्थात क्वेश्ड कर देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्मित किए गए नियमों अर्थात रूल्स पर ध्यान देना होगा। विधानसभा अध्यक्ष के नोटिसों को चुनौती के संदर्भ में केवल नोटिस से संबंधित नियमों, नोटिस स्पेसिफिक रूल्स पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। इन नियमों का निर्माण सर्वप्रथम 1985 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया था 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। उन्हीं नियमों को कमोबेश सभी राज्य विधानसभाओं ने भी स्वीकार कर लिया था। इन नियमों में एक नियम संख्या 6 है, नियम संख्या 6 है, जिसमें सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध याचिका के प्रस्तुतिकरण, फाइलिंग ऑफ पिटीशन और याचिका प्राप्त होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उस याचिका को संबंधित सदस्य को ही अग्रेषित फॉरवर्ड किया जाना सम्मिलित है। नियम 6(4) नियम 6(4) में कहा गया है कि किसी सदस्य के विरुद्ध अयोग्यता याचिका दायर करने से पूर्व याचिकाकर्ता को स्वयं को पूर्ण संतुष्ट कर लेना चाहिए कि जिस सदस्य के विरुद्ध याचिका दायर की जा रही है उस सदस्य को अयोग्य घोषित किए जाने के पक्ष में पर्याप्त आधार उपस्थित हैं, जिनके आधार पर संबंधित सदस्य अयोग्य होने योग्य है। ध्यान देने की बात है कि इस नियम में याचिकाकर्ता को स्वयं को पर्याप्त आधारों व प्रमाणों से संतुष्ट कर लेने की अपेक्षा की गई है। इस प्रारंभिक स्तर पर विधानसभा स्पीकर की संतुष्टि की अपेक्षा नहीं की गई है। याचिकाकर्ता स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। यह याचिकाकर्ता का उत्तरदायित्व है कि अमुक सदस्य अयोग्य सिद्ध होने योग्य है और इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए याचिकाकर्ता अपनी याचिका में ही संक्षिप्त कथन सम्मिलित करता है तथा स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि वह अमुक सदस्य की अयोग्यता के बारे में स्वयं में संतुष्ट है। आगे नियम 7 कहता है, नियम संख्या 7 कहती है कि याचिका प्राप्त हो जाने के बाद स्पीकर महोदय तय करेंगे कि क्या याचिका नियम 6 में उल्लिखित पूर्व आवश्यकताओं व पूर्व अपेक्षाओं को रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण करती है। यदि याचिका सभी पूर्व अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करती
तो स्पीकर महोदय इस याचिका को खारिज करते हैं। यदि याचिका सभी पूर्व अपेक्षाओं और नियम 6 के पूर्णतया अनुरूप है तो स्पीकर महोदय इस याचिका तथा याचिका के परिशिष्ट दोनों को संबंधित सदस्य को अग्रेषित अर्थात फॉरवर्ड करते हैं, जिस सदस्य के विरुद्ध याचिका दायर की गई है उस सदस्य को याचिका तथा याचिका के परिशिष्ट को विधानसभा स्पीकर फॉरवर्ड कर देते हैं। उस सदस्य को याचिका प्राप्ति के 7 दिन से अनधिक समय के अंतर्गत अर्थात 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां वापस स्पीकर महोदय के पास जमा करानी होती हैं। यही वह तथाकथित कारण बताओ नोटिस है जिसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। यद्यपि नियमों में कारण बताओ नोटिस शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया। याचिका में दिए गए उन तर्कों की सत्यता जिनके आधार पर याचिकाकर्ता संतुष्ट है कि अमुक सदस्य अयोग्य घोषित किए जाने योग्य है, उन तर्कों की सत्यता का परीक्षण इस समय पर इस स्तर पर स्पीकर द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि सत्यता का परीक्षण और तर्कों की सत्यता का परीक्षण तो तभी किया जा सकता है जब प्रतिवादी अर्थात रेस्पोंडेंट सदस्य अपनी टिप्पणियां और अपने प्रमाण भी प्रस्तुत कर चुका हो। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क पर्याप्त और उचित हैं अथवा नहीं, इसका निर्णय स्पीकर महोदय विधिवत एक सुनवाई आयोजित करके करते हैं। अतः निष्कर्ष निकलता है कि स्पीकर द्वारा संबंधित सदस्यों को याचिका अग्रेषित किए जाने के कृत्य अर्थात जिसे नोटिस दिया जाना भी कहा जा रहा है, इस नोटिस दिए जाने के स्पीकर के कृत्य को विधिक रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्पीकर महोदय नियमों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। यदि यह बिंदु माननीय हाई कोर्ट के संज्ञान में उचित समय पर आ जाता तो संभवतः असंतुष्ट विधायकों की हाई कोर्ट में दायर याचिका ही खारिज हो जाती। किहोतो होलोहान बनाम जचिलिहु वाद। एक केस है किहोतो होलोहान बनाम जचिलिहु वाद। 1992 में 10वीं अनुसूची की कार्यवाहियों में न्यायालय के इंटरलोक्यूटरी इंटरवेंशन को प्रतिबंधित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि 10वीं अनुसूची की कार्यवाहियों को न्यायालय में चुनौती दिया जाना उन स्थितियों में प्रतिबंधित नहीं होगा यदि स्पीकर महोदय के निर्णय से पूर्व सदस्य के निलंबन या अयोग्य होने का कोई इमिनेंट खतरा विद्यमान हो। 10वीं अनुसूची की कार्यवाहियों में अंतरिम काल की जो अवधि है एंटरिम पीरियड, उसके दौरान किसी भी सदस्य की अयोग्यता या निलंबन का खतरा नहीं होता। अतः सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित किया गया अपवाद इस मामले में लागू नहीं होता। यह अभूतपूर्व है कि नोटिस की अवस्था में ही स्पीकर के कृत्य पर स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है। यह 10वीं अनुसूची की कार्यवाहियों में गतिरोध उत्पन्न करने वाला हो सकता है, क्योंकि कोई भी सदस्य कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त करके चल रही कार्रवाई को अवरुद्ध करा सकते हैं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने 10वीं अनुसूची के उपबंध 21A के अधीन व्यापक विषय को विचारणीय माना है। संभव है कि सुनवाई पूरी होने तथा न्यायिक निर्णयन एडजुडिकेशन में महीनों लंबा समय लग जाए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस संवैधानिक प्रश्न का अभिनिर्धारण उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा बहुत समय पहले कर दिया गया था। यद्यपि उसी संवैधानिक प्रश्न को माननीय उच्च न्यायालय ने भी विचारार्थ स्वीकार किया है। द हिंदू ने अगला उपशीर्षक बनाया है, सब हेडिंग है डेट ऑफ असेंबली सेशन अर्थात विधानसभा सत्र की दिनांक। राजनीतिक घटनाक्रम का दूसरा भाग जिसका अभी अभी पटाक्षेप हुआ है वह विवाद है विधानसभा सत्र के आहूत करने की दिनांक के बारे में। राजस्थान कैबिनेट ने राज्यपाल महोदय की वह मांग मान ली है कि विधानसभा सत्र के आहूत किए जाने की दिनांक तथा सत्र की बैठक के आरंभ की दिनांक
डेट ऑफ समन एंड कमेंसमेंट ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग ऑफ द सेशन, इन दोनों के बीच 21 दिन की अवधि अवश्य होनी चाहिए। यद्यपि कैबिनेट ने राज्यपाल महोदय के आग्रह पर सहमति प्रदान करके एक नए विवाद के बुरे दृश्य को टाल दिया है, परंतु इस घटना ने भविष्य में चुनी गई सरकारों तथा राज्यपालों के बीच टकराव का एक और रास्ता खोल दिया है। विधानसभा के सत्र को आहूत करना, समनिंग द असेंबली, राज्यपाल महोदय का एक सामान्य संवैधानिक दायित्व है। इस घटना से अभिशासन गवर्नेंस के क्षेत्र में इस विषय की गंभीरता को समझना अनिवार्य है कि विरोधात्मक राजनीति सामान्य संवैधानिक प्रक्रियाओं को बहुत अधिक सीमा तक बाधित कर सकने का सामर्थ्य रखती है। विरोधात्मक राजनीति की चालों से संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार एक बार जब कैबिनेट किसी तिथि विशेष पर विधानसभा सत्र आहूत किए जाने के परामर्श को देने का निर्णय लेती है तो कैबिनेट के निर्णय से राज्यपाल महोदय को अवगत कराया जाता है, जो समन पर हस्ताक्षर कर देते हैं और उसी दिन या अगले दिन विधानसभा आहूत किए जाने का समन अग्रेषित कर दिया जाता है। इसके बाद विधानसभा के सचिव महोदय द्वारा सभी सदस्यों को पृथक पृथक समन जारी किए जाते हैं। कैबिनेट द्वारा सुझाई गई तिथि पर सहमति प्रदान न करके राज्यपाल महोदय ने दर्शाया है कि उनकी राय ही अंतिम है, ही हैज द फाइनल से। यह घटना राज्यपाल तथा राज्य सरकारों के बीच संबंधों के संदर्भ में अनेक नई संभावनाओं की ओर इंगित करती है। संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत राज्यपाल करते हैं, परंतु राज्यपाल मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के परामर्श के अनुरूप ही कार्य करते हैं। कैबिनेट स्वरूप वाली सरकार में पहले से ही मानकर चला जाता है, प्रीसपोज किया जाता है कि राज्यों में कार्यकारी शक्तियां चुनी गई सरकार में निहित होती हैं, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों से जुड़े मामलों के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय पर अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग स्वतः नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का स्वतः उपयोग मात्र विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आने वाले विषयों पर ही करते हैं। अन्य विषयों व परिस्थितियों में वे मंत्रिपरिषद की परामर्श के अनुसार ही कार्य करते हैं। विधानसभा सत्र को आहूत करना राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियों का भाग है और राज्यपाल कैबिनेट के परामर्श के अनुसार ही विधानसभा सत्र आहूत करते हैं। नबाम रेबिया एवं बमांग फेलिक्स बनाम डेप्यूटी स्पीकर वाद 2016 के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने इसी की पुनः पुष्टि की थी। राजस्थान के मामले में प्रश्न है कि क्या विधानसभा आहूत करना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार से कहा कि कैबिनेट के परामर्श में उल्लिखित दिनांक को परिवर्तित करें और 21 दिन बाद वाली दिनांक राज्यपाल महोदय ने प्रस्तावित की। यद्यपि कैबिनेट राज्यपाल महोदय से अंततः सहमत हो गई। नबाम रेबिया मामले में स्पष्ट किया गया है कि जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक विधानसभा सत्र के आरंभ की तिथि पर राज्यपाल कैबिनेट के निर्णय या परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं और ऐसी स्थिति में राज्यपाल को सत्र आहूत किए जाने के विषय पर अपनी विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। विधानसभा सत्र आहूत किए जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया जाता है और राज्यपाल महोदय समन आदेशों पर हस्ताक्षर करते हैं। विधानसभा के संचालन की प्रक्रिया, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस में भी राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। यह कार्य स्पीकर द्वारा किया जाता है। अतः राज्यपाल को यह राज्य सरकार से पूछने का अवसर प्राप्त नहीं है कि क्या सरकार विधानसभा में विश्वास मत लाना चाहती है। क्या होता यदि राज्यपाल समन पर हस्ताक्षर ही न करते। यह प्रश्न तब तक नहीं पूछा जा सकता। समन पर राज्यपाल महोदय द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने के संबंध में यह प्रश्न या शंका
तब तक उठती ही नहीं जब तक कि संविधान एवं विधि का शासन, रूल ऑफ द लॉ, प्रभावी है। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करने से इनकार करने का राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है। ऐसी किसी स्थिति का उत्पन्न होना उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की अवधारणा के विपरीत है। वास्तव में राज्यपाल महोदय तथा मुख्यमंत्री महोदय को ऐसे संकटों का समाधान इस प्रकार कर लेना चाहिए कि संस्थाओं की प्रामाणिकता, इंटीग्रिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को हानि न पहुँचे। द 21 डे पीरियड, यह उपशीर्षक है द हिंदू का, सब हेडिंग है 21 दिन की अवधि। अंतिम बिंदु है कि राज्यपाल महोदय द्वारा सुझाए गए 21 दिन की अवधि का महत्व क्या है। यह 21 दिन का सुनिश्चित जो समय है यह कहाँ से आता है? संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर दिस। 1969 में लोकसभा की नियम समिति ने अनुशंसा की थी कि समन की तारीख एवं सत्र आरंभ की तारीख के बीच 21 दिन की अवधि होनी चाहिए। 21 दिन का समय क्यों आवश्यक माना गया था? क्योंकि सदन के सम्मुख प्रश्नों को रखे जाने से पहले नौकरशाही के विभिन्न स्तरों पर, ब्यूरोक्रेसी के विभिन्न स्टेजेस पर, विभिन्न लेवल्स पर प्रश्नों के बारे में सूचनाओं की समवीक्षा अर्थात स्क्रूटनी, सूचनाओं व तथ्यों का मिलान व तुलना अर्थात कोलेशन तथा सूचनाओं व तथ्यों का संग्रहण, कलेक्शन करने में इतना समय आवश्यक समझा गया। यद्यपि बाद में भारतीय संसद ने 21 दिन की इस अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया, परंतु अनेक राज्य विधानसभाओं में यह अवधि 21 दिन ही बनी रही। 21 दिन का यह नियम कोई अनम्य, इनफ्लेक्सिबल या बेलोचदार कठोर नियम नहीं है और इन नियमों में लिखा गया है कि जब तक कि स्पीकर इस पर अन्यथा निर्णय न करे, अनलेस द स्पीकर अदरवाइज डिसाइड्स। राज्य सरकारों द्वारा विधानसभा सत्र को आहूत किए जाने के इस निर्णय को आमतौर पर पालन किया जाता रहा है, परंतु सत्र को शीघ्र आहूत करने के मार्ग में यह नियम पहले कभी भी बाधक नहीं बना। यहाँ तक कि राजस्थान विधानसभा के अपने नियमों में भी शीघ्र सत्र आहूत करने के बारे में समुचित प्रावधान वर्णित हैं। यदि राज्य सरकार को अति आवश्यक प्रतीत होता है तो विधानसभा सत्र को शीघ्र आहूत करने की शक्तियाँ राज्य सरकार में निहित हैं। यह सभी सुस्थापित संवैधानिक सिद्धांत व परिपाटियाँ हैं। यदि राज्यपाल महोदय विधानसभा सत्र आहूत करने की तिथि के बारे में भी कैबिनेट के निर्णय से असहमत होते हैं और राजनीतिक रूप से असहाय एक राज्य सरकार अंततः राज्यपाल महोदय से सहमत हो जाती है, तो यह उदाहरण एक प्रेरक उदाहरण नहीं बनना चाहिए। इस बिंदु पर समाज में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। हमें ज्ञात होना चाहिए कि राजनीति के पास अपनी नई शर्तें स्थापित करने तथा पुराने सिद्धांतों व परिपाटियों को पीछे छोड़ देने का हुनर या मार्ग सदैव होता है। यदि समाज में रहने वाले नागरिक नई राजनीतिक शर्तों से जोश और खुशी प्राप्त करने लगें, बजाय इसके कि नागरिक समुदाय गौरवशाली संवैधानिक सिद्धांतों व परिपाटियों को अधिक पसंद करें, तो समझा जाना चाहिए कि लोकतंत्र कुछ खतरे में अवश्य है। यह डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।